हेलो क्लास 12th। आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन के निर्माण की सामान्य विधियां। जो एल्किल हैलाइड हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो जो हेलो एल्केन सामान्यतया निर्मित किए जाते हैं वो या तो हाइड्रोकार्बनों से निर्मित किए जाते हैं या एल्कोहलों से निर्मित किए जाते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी हेलो एल्केन्स हम बनाएंगे वो या तो हाइड्रोकार्बनों से उनका निर्माण होगा या एल्कोहलों से उनका निर्माण किया जाता है। तो पहला हम जब निर्माण करेंगे तो हम हाइड्रोकार्बन से निर्माण इनका करेंगे। अलग अलग विधियां हैं कि हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार हम हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। तो पहला हमारा हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, इसमें नंबर पहली विधि जो आती है वो है एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा यानी हेलोजिनेशन कराएंगे हम। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराते हैं और उस हेलोजिनेशन द्वारा एल्केन का हम हेलोजिनेशन करेंगे और आपका एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो जब किसी एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या ऊष्मा की उपस्थिति में, ठीक है ना, किसी भी एल्केन को जब हम या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दें या उसको गर्म करें ऊष्मा की उपस्थिति में, तो मुक्त मूलक हेलोजनीकरण होता है। अब हेलोजनीकरण में क्या है कि क्लोरीन से जो क्रिया होती है, जो क्लोरीन से क्रिया और ब्रोमीन से क्रिया है, अर्थात ब्रोमीनीकरण और जो क्लोरीनीकरण है, ये दोनों प्रक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन आयोडीनीकरण या फ्लोरीनीकरण जो है वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। अभी क्यों है आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो एल्केन का सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में मुक्त मूलक ब्रोमीनीकरण या तो ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो ब्रोमीनीकरण, जब क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो क्लोरीनीकरण आसानी से किया जा सकता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा बहुत सारे प्रतिस्थापित उत्पादों का एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसे पृथक करना कठिन होता है। जैसे हमारे पास मीथेन है, सपोज करो CH4, इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं, अर्थात इसको हमने क्लोरीन के साथ मिलाकर या तो धूप में रख दिया प्रकाश में, या इसको हमने गर्म किया 520 से 670 केल्विन टेम्परेचर के बीच में। तो आप ये ध्यान देना कि एक उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है ना। एकल प्रतिस्थापी, द्विप्रतिस्थापी या उससे ज्यादा प्रतिस्थापी उत्पाद बनते हैं। जैसे अगर क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो एकल प्रतिस्थापी उत्पाद बना, धन द्विप्रतिस्थापी उत्पाद CH2Cl2, धन जिसमें 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुए हैं क्लोरोफॉर्म, धन जब 4 के 4 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए, यानी क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और चौथा जो होगा इसको कहेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। तो 4 प्रतिस्थापियों का एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसको पृथक करना संभव नहीं होता है। ठीक है ना। इनको अलग अलग करना कठिन होता है। तो जब हमें कभी एकल उत्पाद बनाना है, माना सपोज करो मेरे को खाली यही बनाना है एकल प्रतिस्थापी, तो वहां पर क्या किया जाता है, क्लोरीन की मात्रा को सीमित कर दिया जाता है। यानी अगर यहां पर हम मीथेन को अधिकता में ले ले, ठीक है ना, और क्लोरीन को सीमित मात्रा में, इसकी मात्रा कम करते हैं, सीमित मात्रा में ले ले, और इसको हम धूप या 520 से 670 केल्विन टेम्परेचर के बीच में गर्म करें तो आपको केवल एकल प्रतिस्थापी उत्पाद मिलेगा। इसमें केवल आपको एकल प्रतिस्थापी उत्पाद मिलेगा। अर्थात यदि आपको एकल प्रतिस्थापी उत्पाद बनाना है तो वहां पर क्या होता है, एकल प्रतिस्थापी उत्पाद बनाने के लिए आपको क्लोरीन की मात्रा को लिमिट करना होगा, यानी लिमिटेड अमाउंट में आपको क्लोरीन की मात्रा लेनी पड़ेगी। हालांकि इस अभिक्रिया की भी कहीं कहीं पर कमियां हैं कि जब ये तो एक छोटा सा एल्केन है मीथेन, लेकिन अगर कोई हायर एल्केन लेते हैं, जैसे हमने प्रोपेन ले लिया, माना CH3, CH2, CH3, है ना,
इसमें दो प्रकार के देखो कार्बन है आपके, ये कार्बन आपका 2 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है। अब 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो यहां तो केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन थे, सारे के सारे थे ना, लेकिन यहां 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है। तो जो हायर एल्केन होती है, ध्यान से सुनना, किताब में मिलाना इन चीजों को, कि जो हायर एल्केन्स होती हैं जिसमें 2 से ऊपर आपके 2 से ऊपर जिसमें क्या होते हैं, जैसे मीथेन और एथेन जिसमें एक कार्बन 2 कार्बन वाले तो ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा कार्बन जब हो जाएंगे तो वहां पर एक समस्या ये आती है कि अगर मैं इसका क्लोरीनीकरण कर रहा हूं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या टेम्परेचर 520 से हमने 670 केल्विन के बीच का टेम्परेचर दिया, तो ये दोनों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोजन दो अलग अलग हैं, दोनों की प्रकृति प्रतिस्थापित होने की, यानी क्लोरीन 1 डिग्री हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित कर सकता है, क्लोरीन 2 डिग्री हाइड्रोजन को भी प्रतिस्थापित कर सकता है। तो 2 आइसोमर्स मिलते हैं यहां पर आपको 2 आइसोमर्स मिलते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के हाइड्रोजन है तो 2 आइसोमर मिलेंगे आपको। पहला जिसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ है, CH3 CH2 CH2 Cl। दूसरा जिसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ है, CH3 CH Cl CH3। अब ये ध्यान देना, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। 2 क्लोरोप्रोपेन 55% के अमाउंट में लगभग बनता है। इसकी जो यील्ड है, इसकी जो लब्धि है वो 55% के बीच में रहती है, जबकि जो दूसरा है इसकी 45% के बीच में रहती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने इसकी 55% इसकी 45% कह दी है, तो हाइड्रोजन को विस्थापित करने का जो क्रम होता है किसी हायर एल्केन में, किसी हेलोजन द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने का जो क्रम होता है वो सबसे पहले आपका 3rd डिग्री हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, ठीक है ना। उससे कम 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, सबसे कम 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 2 ही प्रकार के हाइड्रोजन थे, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो जल्दी कौन प्रतिस्थापित हो रहा है, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री की यील्ड ज्यादा है। 1 डिग्री बाद में प्रतिस्थापित हो रहा है तो 1 डिग्री की यील्ड कम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो था क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण। आप इसकी जगह पर ब्रोमीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब क्लोरीन का प्रयोग कर रहे हैं तो ये अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि क्लोरीन का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको कहेंगे क्लोरीनीकरण। जब आप ब्रोमीन का प्रयोग करेंगे तो वो ब्रोमीनीकरण। ठीक, अब हम आयोडीन का प्रयोग कर रहे हैं, माना आयोडीनीकरण। आयोडीनीकरण, ठीक है ना। अब आयोडीनीकरण कैसे होगा, एक सिंपल सी क्रिया आपको बता रहा हूं कि आयोडीनीकरण कैसे होगा। कि हमारे पास मीथेन है, मीथेन की क्रिया हमने I2 से कर दी ना। जब हम I2 से इसकी क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CH3I + HI, ये तो बना। अब ये ध्यान देना कि ये जो HI होता है ये एक प्रबल, जो HI है ये एक प्रबल अपचायक होता है। अपचायक का मतलब जो अपचयन करता है। तो जैसे ही ये HI बनेगा ये CH3 को फिर से तोड़ देगा, किसमें, मीथेन और आयोडीन में। यानी हमारा आयोडीनीकरण होगा जरूर, लेकिन जैसे ही हमारा उत्पाद बनेगा वो फिर से किसमें बदल जाएगा, अभिकारकों में। क्यों, क्योंकि HI एक प्रबल अपचायक है जो मैथिल आयोडाइड को फिर से अपचयित कर देता है मीथेन और आयोडीन में। यानी रिएक्शन हमारी रिवर्स हो गई। तो जब आयोडीनीकरण करना होता है, हमने क्लोरीनीकरण ब्रोमीनीकरण किया, इजीली किया, कुछ नहीं, आपने प्रकाश में रख दिया या टेम्परेचर दे दिया, खत्म काम। लेकिन जब हम आयोडीनीकरण करते हैं तो इतने में ही काम खत्म नहीं होता, इसमें हमें कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाना होता है, जैसे HiO3 या HNO3। ये कुछ पदार्थ मिलाने पड़ते हैं। इन पदार्थों का काम क्या है, देखो अभी आपको बताता हूं मैं। अब अभिक्रिया उत्क्रमणीय किसके कारण हो रही है, जैसे आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि आपके पास कोई बीकर है, कोई कंटेनर है, उसमें आपने मीथेन लिया, आयोडीन डाली ना, आपकी रिएक्शन हुई, मैथिल आयोडाइड और HI मिला, किसके अंदर है, अभी भी बीकर के अंदर है। लेकिन क्या होगा कि थोड़ी देर बाद रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और आपको ये दोनों नहीं मिलेंगे बल्कि यही मिल जाएंगे। यानी जो आपने डाला था वही आपको अंत में मिल गया। तो आपकी अभिक्रिया कहां संपन्न हुई, नहीं हुई ना। तो हमारा काम क्या होता है, इस HI को हटा देना। यदि, क्योंकि रिवर्स कौन कर रहा है, HI तो कर रहा है, अपचायक है। यदि हम किसी तरीके से इस HI को हटा दें
तो हमारा ये उत्पाद हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये उत्क्रमणीय कर रहा है तो इसको हटा देना एक काम होता है। अब हटाना ऐसा तो है नहीं कि हमने हाथ डाल के इसको निकाल दिया, क्योंकि HI कोई ऐसा दिखता तो है नहीं कि एक पत्थर का टुकड़ा है हमने उठा के फेंक दिया। तो इसको हटाएंगे तो अभिक्रियाओं के माध्यम से हटाएंगे। तो इनका काम क्या होता है, इसको हटाना। ये जो पदार्थ हम मिला रहे हैं इनका काम होता है इस HI को हटाना। कैसे हटाते हैं देखो आपको बता रहा हूं कि हमने मीथेन की क्रिया आयोडीन से करी, हमने इसको गर्म किया तो आपका एक तो बना मेथिल आयोडाइड, दूसरा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर हो गया। इस HI को हमने निकालना है तो इस HI को निकालने का काम करता है ये जो HiO3 है, ठीक है ना। जो आपका HiO3 है, जो आयोडिक अम्ल है, ये HiO3 क्या करता है, इस HI को हटाने का काम करता है। कैसे हटाएगा, इस HI को ये I2 में बदल देगा। इस HI को इसने किस में बदल दिया, I2 में बदल दिया। अब इसको I2 में बदल दिया, I2 का तो प्रयोग हो रहा है तो I2 की तो हमको आवश्यकता है ना। इन्होंने क्या किया, इस पदार्थ ने जो HiO3 है जिसको आयोडिक अम्ल कह रहे हैं, इसने क्या किया, इस HI जो नुकसान पहुंचा रहा था, जो अभिक्रिया को उत्क्रमणीय बना रहा था, उसको पुनः आयोडीन में बदल दिया। और आयोडीन की आवश्यकता हमको पहले से ही है, क्योंकि आयोडीन का तो अभिकारक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो जब भी आपको आयोडीनीकरण करना होता है तो हम कुछ प्रबल ऑक्सीकारकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अपचायक है तो हमको यहाँ पर कुछ ऑक्सीकारक मिलाने होंगे जो इस अपचायक के प्रभाव को समाप्त कर दे या इस अपचायक को एलिमिनेट कर दे रिएक्शन मिक्सचर से, ठीक है ना। तीसरा, अब चौथा हमारा आता है फ्लोरीनीकरण। चौथा आता है फ्लोरीनीकरण, फ्लोरीनेशन। अब फ्लोरीनीकरण डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं होता है, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने CH4 प्लस F2, ये क्या बन गया आपका CH3F प्लस HF, यही तो रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं कराते हैं। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन कभी नहीं कराते हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट फ्लोरीनेशन कराते हैं, क्योंकि फ्लोरीन आपको पता है एक बहुत ही विद्युत ऋणात्मक तत्व है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, क्रियाशील होता है। जो जब मीथेन ये भी रिएक्टिव है, आपको पता है ज्वलनशील है, और फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इस अभिक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, और उस ऊष्मा निकलने के कारण ये जो मीथेन गैस है ये आग पकड़ लेती है, क्योंकि मीथेन आपको पता है ज्वलनशील है, बायोगैस का घटक है एक। तो जैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, उष्मा हीट एनर्जी निकलती है, और उस हीट एनर्जी के कारण ये अभिक्रिया जो मिक्सचर है ये आग पकड़ लेता है और विस्फोट के साथ जलने लगता है। तो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं कराता है, इनडायरेक्ट फ्लोरीनेशन कराता है अप्रत्यक्ष रूप से। ये तो डायरेक्ट मेथड है कि हमने मीथेन की क्रिया फ्लोरीन से करा दी, ये प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड ना यूज करके इनडायरेक्ट मेथड करते हैं, जिसको हम स्वार्ज अभिक्रिया कहते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन है, आपको याद रखनी है, जिसको हम स्वार्ज अभिक्रिया के द्वारा फ्लोरीन का फ्लोरोएल्केन का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि कोई जो क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन जो अभी ये सामान्य विधियों से बन जाते हैं, उस किसी भी क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को लेते हैं। जैसे ये मैंने एक क्लोरोएल्केन ले लिया, इसकी क्रिया हम किससे करते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं कोई भारी धातुओं के जो फ्लोराइड हैं, जैसे Hg2F2, AgF, इसकी जगह पर आप AgF का प्रयोग भी कर सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड का। जो हैवी मेटल फ्लोराइड्स होते हैं, भारी धातुओं के जो फ्लोराइड हैं, उनकी क्रिया कराते हैं और गर्म करते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा क्रियाशील है तो ये क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देती है। ये किसको प्रतिस्थापित कर देगी, क्लोरीन को। तो हमारा क्या बन गया, ट्वाइस CH3 CH2F प्लस Hg2Cl2। तो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, आपका फ्लोरोएल्केन का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से हम फ्लोरोएल्केन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये तो पहला था जिसमें हमने कहा, जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी, फर्स्ट मेथड क्या थी आपकी, कि एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। अब हम कर रहे हैं एल्कीन से निर्माण। नंबर सेकंड है एल्कीन, यानी अभी भी हम हाइड्रोकार्बन से निर्माण पढ़ रहे हैं, एल्कीन से निर्माण, ठीक है ना। एल्कीन से जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, कक्षा 11 में पढ़ी हैं, योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी एल्कीन जो है, अब एल्कीन आपकी दो प्रकार की होती है। पहले हम इसको समझते हैं कि हम इसमें करते क्या है कि किसी भी जो एल्कीन है
उसकी क्रिया किसी हैलोजन अम्ल से कराते हैं। हैलोजन अम्ल। अब हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? HCl, HBr होता है ना, HF, HI, ये सब हैलोजन अम्ल होते हैं। किसी हैलोजन अम्ल से हम इसकी क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। तो जब हम हेलो एल्कीन का निर्माण करते हैं तो एल्कीनों पर किसी भी हैलोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया होती है, और इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया के बाद आपका हेलो एल्कीन का निर्माण होता है। अब आप ये समझना कि जो एल्कीन है, एल्कीन दो प्रकार की होती है। एक होती है सममित, सिमेट्रिकल एल्कीन, एक होती है असममित, एसिमेट्रिकल। सममित एल्कीन कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन बराबर हों, चाहे एक एक हों, चाहे दो दो हों, जितने भी हों। एक सिमेट्री है। सिमेट्री समझते हैं कि आप इसको 20 से काटेंगे, दो बराबर भाग हो जाएंगे इसके, है ना। असममित एल्कीन होती है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन अलग अलग हैं। अगर आप इसको 20 से काटेंगे, दो भाग बराबर नहीं होंगे। यहां दो कार्बन आ गए, इधर एक कार्बन, जबकि यहां इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन। तो दो प्रकार की एल्कीन होती हैं, एक सममित और एक असममित। तो पहले हम पढ़ते हैं सममित एल्कीन से योग। पहला है आपका सममित एल्कीन से योग, कि जो सिमेट्रिकल एल्कीन है उससे कैसे क्रिया होती है। तो जब हम किसी सममित एल्कीन, जैसे आपका एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या आपका ब्यूटीन है, ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी क्रिया हम किसी भी हैलोजन अम्ल से कराते हैं, जैसे HBr है ना, HI है। किसी भी हैलोजन अम्ल से जब हम कराते हैं इसकी क्रिया, तो क्या होता है, द्विबंध वाले जो कार्बन है, एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक कार्बन से ब्रोमीन जुड़ जाती है, किसी से भी। तो हमारा यौगिक क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2Br। अब ये H किसी एक कार्बन से जुड़ गया, आयोडीन किसी एक कार्बन से जुड़ गई, तो हमारा क्या बन गया, CH3 CH2 CHI CH3। तो आपका हेलो एल्कीन बन गई। ये तो सममित एल्कीन से योग था। अब दूसरा जहां पर मेन है वो है असममित एल्कीन। असममित एल्कीन से योग। अब असममित एल्कीन से जो योग होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। कक्षा 11 में आपको पढ़ाया हुआ है मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम। अब मार्कोनिकॉफ नियम कहता क्या है, देखिए ध्यान से सुनना। ये कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया हम किसी हैलोजन अम्ल से कराते हैं, ठीक है ना, असममित एल्कीन है आपकी, उसकी क्रिया हम किसी हैलोजन अम्ल से कराते हैं, तो अम्ल का जब किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया किसी जब किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया किसी हैलोजन अम्ल से की जाती है, किसी हैलोजन अम्ल से की जाती है, तो क्या होता है, तो अम्ल का धनात्मक भाग, अब धनात्मक भाग क्या होता है, हाइड्रोजन, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। तो अम्ल का धनात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है, उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है जिसमें अधिक हाइड्रोजन हो, वह अम्ल का ऋणात्मक भाग, अब ऋणात्मक भाग कौन सा हुआ, यानी हैलोजन, एक्स लिख दे रहा हूं मैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, अम्ल का ऋणात्मक भाग उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है, जिसमें कम
कम हाइड्रोजन हो। अब देखिए कैसे, माना ये हमारे पास एक असमित एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया हम HCl से करा रहे हैं जो कि एक हेलोजन अम्ल है, करा रहे ना। अब ये अम्ल का धनात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग, ये दोनों द्विबंधित कार्बन है। इस द्विबंधित कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस द्विबंधित कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है। तो अम्ल का धनात्मक भाग वहां जोड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और अम्ल का ऋणात्मक भाग वहां जोड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो। तो हमारा यौगिक क्या बनेगा, देखिए CH3CH Cl CH3, ये तो बनेगा। ये है मार्कोनिकॉफ नियम। धनात्मक भाग वहां जोड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, जैसे यहां 2 हाइड्रोजन है तो धनात्मक भाग इस कार्बन से जुड़ा, इस पर 1 ही हाइड्रोजन है तो ऋणात्मक भाग यहां जुड़ गया, ठीक है ना। अब इसी में एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी आता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, जिसको हम खरास प्रभाव भी कहते हैं, खरास प्रभाव, या जिसको हम परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, परऑक्साइड प्रभाव। बस सिंपल सा है कि इस अभिक्रिया को जो ऊपर हमने कराई है, कि जब हम किसी असमित एल्कीन की अभिक्रिया किसी हेलोजन अम्ल के साथ किसके उपस्थिति में करते हैं, परऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है ना। यदि हम परऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करेंगे तो यह क्रम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे, माना CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो है। इसकी क्रिया हम माना HBr से करा रहे हैं और उपस्थिति आपकी बेंजोइल परऑक्साइड है, माना बेंजोइल परऑक्साइड है ना। परऑक्साइड की उपस्थिति में जब कराएंगे तो इनका योग बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ऊपर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन कहां जोड़ रहा था, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, हेलोजन जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। उत्पाद क्या बना, CH3CH2CH2Br। यहां बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, जबकि यहां क्या बनेगा 1 2 3, यहां बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ में हमेशा 1 पर प्रतिस्थापन होता है, यानी 1 पोजीशन पर एडिशन होगा हेलोजन का, और जो आपका मार्कोनिकॉफ है उसमें 2 पर होता है। अब कहीं कहीं पर अपवाद भी आएंगे कि अगर बीच में आपका पार्ट आ गया तो वहां पर अलग हो जाएगा, हो सकता है, मतलब लोअर पोजीशन अगर होगी, लोअर पोजीशन एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार बनेगा, और हायर पोजीशन जैसे 1 लोअर पोजीशन है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ, 2 हायर पोजीशन है तो मार्कोनिकॉफ। अगर ये 2 होता तो यहां पर 3 पर आता, ठीक है ना। तो जो निचले क्रम में योग होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ से होगा, और उच्च क्रम पर जो योग होगा वो मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगा, ठीक है ना। तो कल हम बाकी एल्कोहल से निर्माण के बारे में बात करेंगे। आज हमने हाइड्रोकार्बनों से किस प्रकार हेलो एल्केन का निर्माण होता है वो पढ़ा। थैंक यू।